चलिए, प्रीवियस सेक्शन में जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात थी पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, है ना। हमने सारे पार्ट्स देखे थे, बहुत क्लियर सारी बातें समझ में भी आ गई थी और सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में देखा, कौन सा चीज़ किधर से जाता है, कहाँ पे क्या होता है, कौन कॉर्टेक्स में है, कौन मेडुला में है। जो एनसीईआरटी का डायग्राम आपके पेज नंबर 292 पे बना हुआ है उससे बहुत डिफरेंट हमने डायग्रामेटिकली सारी चीज़ों को देखा और वहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया था। तो अभी आपको सबसे पहले हम सारे के सारे जो फुल फॉर्म्स हैं उसको हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद आगे के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। तो जो आपके पास पार्ट्स था उसके लिए जो फुल फॉर्म्स और हमने जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया था वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले हमारे पास था पीसीटी। हालांकि एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन है बट फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद नीचे की तरफ जब आए थे तो हमें मिला था उससे पहले भी एक पार्ट था, उसको मैं यहाँ उसके नीचे में मेंशन कर देता हूँ, जी दैट इज़ सॉरी BC फॉर Bowman's कैप्सूल। नेक्स्ट था HL। HL स्टैंड्स फॉर हेनलेज लूप। देन DCT, ये हो जाता है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। है ना। इसके बाद पार्ट्स ऑफ आर्टरी, वेन, arterioles, and capillaries। तो इसमें अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहले RA स्टैंड्स फॉर renal artery। after that AA stands for afferent arteriole। then G stands for glomerulus। after that EA efferent arteriole। then PTC peritubular capillaries।
उसके बाद हमारे पास है VR स्टैंड्स फॉर वासा रेक्टा, देन RV स्टैंड्स फॉर रेनल वेन। ठीक, और इस सब के अलावा हमारे पास जो नेफ्रॉन जहाँ पे जाके कनेक्टेड था, वैसे हमने इसके बारे में बात किया था, दैट इज़ CD, एंड CD स्टैंड्स फॉर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सारे के सारे फुल फॉर्म्स है जिसको हमने वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। जितने भी नेफ्रॉन आपको पता है, टोटल नेफ्रॉन का नंबर कितना है, 10 लाख, है ना। ये जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, इस सारे नेफ्रॉन्स में बेसिकली जितने नेफ्रॉन हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है, इसका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एज नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, नहीं, वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है कॉर्टिकल, कॉर्टेक्स से बना कॉर्टिकल। और कॉर्टेक्स का मतलब मैंने बताया था, किसी भी ऑर्गन का जो बाहरी हिस्सा होता है, आउटर पार्ट होता है, उसके लिए कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड मेडुला, है ना। सो ये नेफ्रॉन का नाम कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्यों पड़ा? तो पहली बात ये कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर इन कॉर्टेक्स। ठीक, ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है। दूसरी बात, हेनलेज लूप इज शॉर्टर। इसका जो हेनले लूप होता है वो छोटा होता है। तो ऑब्वियस सी बात, हमने देखा था नेफ्रॉन का जो हिस्सा मेडुलरी रीजन में होता है वो हेनलेज लूप है, और इसका हेनलेज लूप ही छोटा सा पड़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पे देखने को मिला, कॉर्टिकल रीजन में। दैट्स वाई नाम पड़ जाता है इसका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। थर्ड बात इसके बारे में कि ये होता है 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। ये टोटल नेफ्रॉन का 85% है। हमारे पास टोटल 10 लाख है, सो अगर नंबर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 लाख इन नंबर। इसका नंबर हो गया कितना, 8.5 लाख। ठीक, सेकेंड जो टाइप है इसका नाम है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को शॉर्ट में GM नेफ्रॉन भी बोलते हैं। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो कॉर्टिकल रीजन में था, है ना। अब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो होगा वो मेडुलरी रीजन में होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसका जो हेनलेज लूप होता है ना, वो हेनलेज लूप डीपली एम्बेडेड होता है मेडुलरी रीजन में, ज़्यादा धंसा हुआ होता है, और यहाँ पे शॉर्टर था तो वहाँ पे ज़्यादा इलोंगेटेड होता है। दैट्स वाई इसका नाम पड़ता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा Henle's loop is
डीपली एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब है धंसा हुआ, एम्बेडेड इन मेडुला, एंड दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया क्या, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। सेकेंड पॉइंट, हेनलेज लूप इज एक्सटेंडेड, इसका हेनलेज लूप बड़ा होगा, एक्सटेंडेड या लॉन्गर बोल दीजिए आप, है ना। तीसरी बात, ये 85% रिमेनिंग, यही दो ही टाइप होता ही है, तो ये बच गया कितना, 15%, 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। और सबसे आखिरी बात, नंबर की बात कर लेंगे तो 1.5 लाख इन नंबर, है ना। सो ये कुछ स्पेशल बातें थी, और ये स्पेशल बातें टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की, जिसको हम लोग आगे बहुत सारे चीज़ों में काम में भी लेने वाले हैं। ये जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो कि बहुत कम है, सिर्फ 15% है, ये बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत सारी चीज़ों में ये पार्टिसिपेट करता है। जैसे हम लोग आगे काउंटर करंट मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, रास मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, उन सारे जगह पे ये काम में आने वाला है। तो ये कुछ बहुत सिंपल सी बातें थी, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, अब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जो हमारा नेफ्रॉन फॉर्म करता है, जिसके बारे में भी आगे बात, उसकी भी बात करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। टॉपिक डाल देंगे स्पेशल स्ट्रक्चर्स। जिसमें सबसे पहले है मालपीजियन कॉर्पसल्स। मालपीजियन कॉर्पसल्स, आपने जो डायग्राम बनाया था उसको आप ध्यान में होगा आपके, ये वाला पार्ट कौन सा है आपको पता है, ये है बोमेंस कैप्सूल, एंड इस पार्ट को भी आप जानते हैं, जो टफ्ट बनाया था, कैपिलरीज का जो गुच्छा बनाया था इस तरीके से, दैट इज ग्लोमेरुलस। सो अगर हम इस दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर, यानी ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के कंबाइंड स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो उसी को हम बोलते हैं मालपीजियन कॉर्पसल्स। यानी बहुत सिंपल सी बात, हमने जो नेफ्रॉन का डायग्राम देखा था, दिस वन इज़ द बोमेंस कैप्सूल, और ये है हमारा ग्लोमेरुलस। थ्रेड लाइक होता है, टफ्ट होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो इस दोनों का अगर कंबाइंड स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे तो दैट इज़ नोन एज मालपीजियन कॉर्पसल्स, है ना। एनसीईआरटी ने इस वर्ड को यूज़ किया है तो कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। सो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, इट इज़ द कंबाइंड स्ट्रक्चर which is formed by यूनियन ऑफ, किसके मिलने से, यूनियन ऑफ ग्लोमेरुलस
glomerulus and Bowman's capsule। ठीक, एक और स्पेशल स्ट्रक्चर देखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत काम का चीज़ है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, है ना, शॉर्ट में बोलते हैं जेजी apparatus। ठीक, अब ये जेजी apparatus क्या है, तो जैसा आपने डायग्राम में देखा था DCT कहाँ पे था वो आपने देखा, और एफरेंट आर्टेरियोल, याद करो एफरेंट आर्टेरियोल को, वो कहाँ पे था। ठीक, समटाइम्स क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। लाइक देखो ऐसे कि मान लो एफरेंट आर्टेरियोल, आपको पता है कि रेनल आर्टरी से निकला एफरेंट आर्टेरियोल, फिर वो ग्लोमेरुलस बना। एफरेंट आर्टेरियोल, मान लो ये एफरेंट आर्टेरियोल वाला है और ये यहाँ पे DCT है। ठीक, समटाइम्स जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो इनका जो इंटरफेसिंग सरफेस होता है, आमने सामने का जो सरफेस होता है, उसके सेल्स इलोंगेट कर जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, उसके न्यूक्लियस बड़े हो जाते हैं, और ऐसे में ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है और इसी स्ट्रक्चर का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजी एपरेटस। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सो बेसिकली अगर तुम इसको डायग्रामेटिकली देखो तो लाइक ये हमारा मान लो ये हमारा एफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है, और इधर मैंने बना दिया आपका DCT। ये है DCT और ये है एफरेंट आर्टेरियोल, शॉर्ट में मैंने लिखा। ये वाला सरफेस यानी यहाँ के जो सेल्स होंगे, न्यूक्लियस होंगे, वो बड़े बड़े हो जाएंगे इंटरफेसिंग सरफेस के। ये जो सेल्स है, इस सेल का स्पेसिफिक नेम भी है, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। चलिए, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि DCT और एफरेंट आर्टेरियोल, इन दोनों के जो इंटरफेसिंग सरफेस के सेल्स होते हैं वो इलोंगेट कर जाते हैं और रिमेनिंग सेल्स बहुत नॉर्मल सेल की तरह रहता है। सो ये जो सेल्स हैं, इन सेल का अपना अपना नाम है, स्पेसिफिक नेमिंग है इन सेल्स का, और DCT के जो सेल्स होते हैं इनका नाम है मैकुला डेंसा। ठीक, जबकि एफरेंट आर्टेरियोल के जो सेल्स हैं सेल का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं जेजी सेल। अब यहाँ पे एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको मेंशन करना ज़रूरी है, जब आप NCERT पढ़ेंगे तो NCERT में आपको इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में मिलेगा,
वहाँ पे एनसीईआरटी ने गलती कर दी है। एनसीईआरटी ने बोला है कि जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है जेजी सेल। सिर्फ जेजी सेल ही नहीं है, उसके साथ साथ मैकुला डेंसा भी है। आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus को बनाने के लिए बहुत सिंपल सी बात, जब एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं तो इसके सेल्स आपस में इलोंगेट करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है और उसी स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। सो पहला पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे, सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, क्या नाम हुआ? जेजी सेल। दूसरी बात, सेल्स ऑफ डीसीटी, क्या नाम है? मैकुला डेंसा। और अगर हम जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus को डिफाइन करें तो बोलेंगे इट इज़ द कंबाइंड स्ट्रक्चर formed by JG cell and macula densa when it comes in close proximity। और यहाँ पे एक बात जो ध्यान में रखना है, ये it secretes रेनिन हार्मोन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा आगे चल के, बहुत कंफ्यूज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे रेनिन देख रहे हैं ना, ये रेनिन का स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए, RENIN। ऐसा ही मिलता जुलता एक और रेनिन आता है जिसके बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे। ये होता है RENNIN, है ना, ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक। अब ये वाला जो रेनिन है ये हार्मोन है, जबकि ये वाला जो रेनिन है ये एंजाइम है। ऐसे बहुत सारी चीज़ है, जैसे थायमीन है, थियामीन है, ऐसे और भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें नीट के लिए थोड़ा सा बड़ा स्पेशल बन जाता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट करने के लिए वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। तो अभी आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है, ये रिस्पॉन्सिबल है एक हार्मोन के सिक्रीट करने के लिए, एंड दैट हार्मोन इज रेनिन, RENIN, ठीक। चलिए, ये वाला ध्यान में नहीं रखना है। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम बात करने वाले हैं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो मैकेनिज्म वाला पोर्शन है, वो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बहुत स्पेशल होगा, बहुत सारी बातें होंगी। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।